डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हम आपको प्रतिदिन इस समय में 10th क्लास का हिंदी पढ़ाते हैं। हम आपको आजकल 10th क्लास हिंदी की पुस्तक गोधुली भाग 2 का पदखंड पढ़ा रहे हैं, गद्यखंड पढ़ा रहे हैं। इसके पहले पदखंड और वर्णिका समाप्त हो चुके हैं। आज हम आपको गद्यखंड का 5वां पाठ पढ़ाएंगे, जिसका नाम है नागरी लिपि, और इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। थोड़ा सा गुणाकर मूले से आपका परिचय करा दें तो गुणाकर मूले जी अनेक विषयों के ज्ञाता थे और इनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिला के एक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा स्वाभाविक है ग्रामीण परिवेश में हुई। उनकी शिक्षा की भाषा मराठी थी। मिडिल स्कूल के लेवल तक इन्होंने मराठी पढ़ी। बाद में वर्धा जाकर उन्होंने 2 वर्ष तक नौकरी करने के साथ अंग्रेजी और हिंदी का अध्ययन किया। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। ध्यान दीजिएगा, ये टेक्निकल आदमी थे, मैथ के विद्वान थे, मैथ से एमए किए। लेकिन गणित के साथ खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास और उसकी संस्कृति जैसे विषयों में इनकी रुचि बढ़ी और उस पर ये बहुत कुछ लिखे। इन सभी विषयों से संबंधित उन्होंने 2500 से अधिक लेख और 30 पुस्तकें लिखी जो प्रकाशित हैं। उनकी हम संख्या बता रहे हैं। उनकी कृतियों में अक्षरों की कहानी, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, मैंडलीफ, सौरमंडल, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड का परिचय, ये सब चीजें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनका देहांत 2009 ईस्वी में हो गया। ये तो हुआ गुणाकर मूले का परिचय। ये पाठ जो है एक निबंध है। इसमें ये नागरिक लिपि के इतिहास की चर्चा करते हैं। ये कहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी और इसकी अन्य बोलियों की जो लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी लिपि यानी जिसमें हम लोग लिखते हैं। इसके अलावा संस्कृत, प्राकृत, नेपाली, नेवारी, मराठी इन सब भाषाओं की लिपि भी आपको देवनागरी है। गुजराती लिपि भी देवनागरी से मिलती जुलती है और बांग्ला की जो लिपि है वो प्राचीन देवनागरी जो है उससे मिलती जुलती है। वास्तव में नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो हैं वह दक्षिण भारत से मिले हैं। दक्षिण भारत में इस लिपि को नंदी नागरी के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ इन भाषाओं की जो अपनी लिपियां हैं वो अलग हैं। लेकिन वहां के शासकों ने अपने शासन काल में नागरी लिपि का प्रयोग किया। कई जगह दक्षिण भारत में
सिक्कों पर जो है ये आपको देवनागरी लिपि या नंदी नागरी लिपि देखने को मिलते हैं। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, ये सब जो शासक हुए इनके भी सिक्कों पर नागरी लिपि मिलते हैं। मेवाड़ में भी, कन्नौज में भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। सिक्काएँ, अभिलेख, उसमें भी नागरी लिपि की चर्चा है। अब प्रश्न उठता है कि नागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नागरिक जो है वो नगर शब्द से निकली है, से इसका विकास हुआ है। तो इस पर लोग अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है यह बड़ा नगर पटना रहा हो, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था और हो सकता है कि गुप्तों की राजधानी पटना उस समय देवनगर कही जाती हो और वहाँ की भाषा की जो लिपि बनी वह देवनागरी हो गई। लेखक ने देश भर से नागरिक लिपि के बहुत सारे लेखों के प्राप्त होने की बात कही है और बताया है कि इस लिपि के उदय के साथ वस्तुतः भारतीय इतिहास और संस्कृति के कई अध्यायों की शुरुआत हुई है। भारत इस्लाम के संपर्क में आया और 13वीं सदी से इस्लामी शासन का शुरुआत हुआ। फलस्वरूप नए नए संप्रदाय अस्तित्व में आए और भारतीय समाज बहुत से संप्रदायों का एक व्यापक नाम प्राप्त हुआ, हिंदू समाज और हिंदू धर्म। लेखक के अनुसार नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का जन्म होता है और हिंदी के आदि कवि सरहपा के दोहा कोश की तिब्बत से प्राप्त हस्तलिपि जो है वह 10वीं-11वीं सदी की लिपि में लिखित है और इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाओं का भी जन्म होता है। अतः गुणाकर मूल्य के अनुसार नागरी लिपि जो है वह भारत की एक प्राचीन लिपियों में से एक है और इसे कई भाषाओं और लिपियों का विकास हुआ है। ये आपका पाठ का जो मूल भाव था, सारांश था, या पाठ की जो मौलिक जानकारी थी वो जानकारी हमने आपको दिया। इस हमारे लेक्चर को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख पाएंगे, उसको हम अपलोड कर देंगे और पुराने जो भी हमारे लेक्चर हैं फेसबुक लाइव के वो सब जो हैं अपलोड कर दिए गए हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे तो 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, 9th क्लास के बहुत से वीडियो मिलेंगे, बहुत सी अध्ययन सामग्री मिलेगी और हमारे वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ नोट्स और लेक्चर दोनों आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल के किसी वीडियो को आप खोलेंगे जो नए वीडियो हैं उसमें वेबसाइट का हमारा पता दिया हुआ है, फेसबुक का भी है लिंक, इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल का भी लिंक है, व्हाट्सएप लिंक भी आपको मिलेगा। हर तरह की सुविधा आपके लिए हम दिए हैं। हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। हमारे वेबसाइट का पता है www.durgatutorial.com। आप कमेंट बॉक्स में हमारा लिंक देख पाएंगे और VVI क्वेश्चंस हम लगभग
पाठ के सभी प्रश्नों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको एक अलग से 10th के विद्यार्थियों के इस साल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक VVI क्वेश्चंस, जिसको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें वर्णिका के हम क्वेश्चन आंसर पढ़ा चुके हैं, वो आपको 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। और लेक्चर के बाद नोट्स कुछ दिन बाद अवेलेबल होगा, उसके लिए आप बेचैन न होइएगा, जरूर मिलेगा। और एक वीडियो हम तैयार करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन हिंदी का, जिसमें इस साल के परीक्षा को ध्यान रखते हुए, इस साल मतलब 2021 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें हम शामिल करेंगे, जिसमें से आपको पूरी तरह से जो है परीक्षा में प्रश्न पकड़ने में मदद करेंगे। कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि विकल्प दिया रहता है। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपसे 5 के आंसर मांगा जाएगा, तो आपको 5 प्रश्न तो निश्चित रूप से उसे लड़ जाएंगे। चलिए अब इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। बात पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को एक बार और सुनिए, उत्तर को एक बार और समझिए। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? पहले जो लेखन परंपरा से लिपि चली आ रही थी, तो कुछ दिनों के बाद मान लीजिए गुरु से विद्यार्थी कुछ और रूप में सीखा, अगले पीढ़ी में गया कुछ विकृति है, ऐसे विकृति आते आते वो बदल गई। जैसे पुराने समय के जो लोग अंग्रेजी लिखते हैं, तो किसी भी वाक्य की शुरुआत जब कैपिटल लेटर से होती है तो वह लिखावट के कैपिटल लेटर को लिखते हैं और उसके बाद लिखावट के स्मॉल लेटर को लिखते हैं। आजकल जो लोग लिख रहे हैं या आप टाइप देख रहे हैं, वह प्रिंट के यानी कि टाइप के कैपिटल लेटर और लिखावट के स्मॉल लेटर होते हैं। शुरू में टाइप का कैपिटल लेटर होता है। तो ये धीरे धीरे लिखते लिखते विकृति आ गई। विद्यार्थियों के दिमाग में कोई लेटर 4 तरह से लिखा जाता था। जब हम अंग्रेजी की क्लास आपको वीडियो डालेंगे तो उसमें बताएंगे, ग्रामर बेसिक से लेकर करेंट तक और सिलेबस तक, तो 4 तरह से कोई लेटर लिखा जाता था। आजकल के स्टूडेंट 2 तरह से ही जानते हैं, 2 तरह के तो बहुत लोग भूल गए। तो वही चीजें आई, जब तक ये टाइप के अक्षर नहीं बने थे, छपाई का काम नहीं होता था, तब तक देवनागरी लिपि में परिवर्तन होता रहता था। तो वही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो करीब 2 सदी पहले, सदी मतलब 100 वर्ष, 200 वर्ष पहले देवनागरी लिपि के छपाई के अक्षर बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इनके अक्षरों में स्थिरता आ गई। बहुत आसानी से आप लिख लेंगे। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? हमने आपको शुरू में भी बताया था। तो देवनागरी लिपि में हिंदी तो लिखी ही जाती है, इसके अलावा और भी हिंदी की बोलियां हैं, नेपाली है, नेपाली से जो जुड़ी भाषाएं नेवारी हैं, मराठी है, और प्राचीन काल की संस्कृत है, प्राकृत भाषा है, गुजराती, बांग्ला, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया? तो लेखक ने संस्कृत, प्राकृत, भारतीय लिपियों में देवनागरी का संबंध तथा गुजराती, बांग्ला, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ से भी इसका संबंध बताया
है। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो गुप्त काल की ब्राह्मणी लिपि और बाद की सिद्धि लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आदि लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण हैं, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरे पर पूरी लकीरें बन जाती हैं और ये सिरों रेखाएं उतनी लंबी नहीं होती हैं जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। एक और प्रश्न, एक दो और प्रश्न टेकअप करते हैं। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो ईसा की 8वीं 11वीं सदी में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं और उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। इसको एक बार और सुनिए। ईसा की 8वीं से 11वीं सदी में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। इससे पता लगता है कि उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी और देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। अतः इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। एक और प्रश्न लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुर्जर प्रतिहार भारत में बाहर से आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में ये भारत में आकर बस गए और उन्होंने अपना बहुत बड़ा शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? एक प्रश्न है कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? तो इसका कारण है, आपको हमने बताया कि नागरी को देवनागरी कहे जाने के संबंध में लेखक की धारणा है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले पहले इस लिपि का प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा, तथा देवनागरी काशी में प्रयुक्त किए जाने के कारण इसको देवनागरी कहा गया। कुछ लोगों की विचारधारा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम देव था और गुप्तों की राजधानी पटना देवनगर थी और वहाँ के लिपि होने के कारण इसका नाम देवनागरी रखा गया था। अब इसी के साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्या कहिएगा, जो भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के वो समाप्त हो गए। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है 1 से 2 प्रश्न। मैं आपको इम्पोर्टेंट का मतलब कि अगर परीक्षा में आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो दुगुना या तिगुना ही प्रश्न दूंगा, क्योंकि 2 सेट तो प्रश्न हो जाते हैं, एक फर्स्ट सिटिंग के लिए, एक सेकंड सिटिंग के लिए, तो 2 सेट तो क्वेश्चन बनते हैं और एक सेट के लिए 3 सेट तैयार होते हैं, तो 6 सेट तो ऐसे ही हो गए। मैं 5 सेट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता हूं और उसी 5 सेट से अच्छे ढंग से लड़ते हैं। अभी तो कहने की बात नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। आप जब परीक्षा में बैठेंगे प्रश्न पत्र आपके हाथ में मिलेंगे, आप मेरे पढ़ाई को याद करेंगे, प्रश्न पत्र के नमूना को देखेंगे, प्रश्न पत्र को देखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी बात में कितनी सच्चाई है। और अभी भी मॉडल पेपर आप लोग का जो आएगा देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम लिस्ट दे रहे हैं उसमें से
अधिकतम प्रश्न आपको मिलेंगे। ये अनुभव के आधार पर हम बता रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हम कोई आपसे ये कर रहे हैं। अनुभव है, वर्षों का अनुभव है, उसके आधार पर हम लोग जो भी अनुमान लगाते हैं वो लगभग सत्य निकलता है। तो फिर आपसे कल मिलेंगे, उसके पहले हम आपको बता दें कि इस हमारे लेक्चर को आप पुनः हमारे YouTube चैनल पर देख सुन सकते हैं और वहाँ पर आपको नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं www.durgatutorial.com और हमारे YouTube चैनल का नाम है दुर्गा ट्यूटोरियल। सब कुछ दुर्गा ट्यूटोरियल के नाम से है, उसमें सरोज मिश्रा जोड़ दीजिएगा। अगर दुर्गा ट्यूटोरियल नाम से सर्च करने में प्रॉब्लम हो तो दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा जोड़िए, एक बार में ले लीजिएगा। और चैनल पर आइए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सर्च के झंझट से छुटकारा मिल जाए। ये नहीं है कि इसमें आपका कोई नुकसान होता है, और कोई भी वीडियो बनेगा नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और हमारे YouTube चैनल का जो कम्युनिटी बटन है, उस कम्युनिटी बटन में हम आने वाले वीडियो चाहे नए वीडियो का जो है जानकारी आपको देंगे, इससे भी आपको सहूलियत मिलेगी। इसलिए जब आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं तो कम्युनिटी बटन को भी आप जरूर देखें। अगर आप लोग को इस समय परेशानी होती है सब चीज़ों को देखने में तो आप कमेंट में बताइए, हम एक ऐसा वीडियो बना देंगे ताकि आप उसको आसानी से देख सकें। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर कल शाम 7 बजे मिलते हैं। और जो 12 क्लास के हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए हम 2 बजे मिलेंगे। आज 8 से 9 के बीच में हमारे YouTube चैनल पर 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए 2 जो है हिंदी और बायोलॉजी का प्रीमियर लाइव होने वाला है। आपके कोई साथी हो तो उनकी सूचना दे दीजिए, या 12 क्लास के जो भी साथी इसमें से कोई बैठे हो वो सूचना दे दीजिए, वो लोग जरूर उसको शामिल करें, उसको देखें। और आप अगर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल का जान लीजिए सर्चिंग वर्ड दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा, वहाँ आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और फ़ायदा उठाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं।